आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। रात के बज चुके हैं 9:30 और 9:30 की इस लाइव नशरियात प्रोग्राम अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको बाखबर करते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की सरहद पे तनाव है और तनाव की सूरत आज भी दिखाई दी। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा सेक्टर में, मछली कुपवाड़ा सेक्टर में एक बार फिर दिफाई जराये का कहना है कि दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिस दौरान हुई गोलीबारी में 2 दरअंदाजों को मारा गया। पुलिस और फोर्सेस के जराया ने बताया है कि इतला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मछिल के कुमकड़ी सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और उसके बाद नाका लगाया और दौरान शब हुए इस नाके के दौरान जो गोलीबारी हुई, उस गोलीबारी में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त आखिरी खबरें मिलने तक नहीं हो सकी है। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा मछिल सेक्टर की खूबसूरत से बाखबर करते हैं। कुपवाड़ा का मछिल सेक्टर और ये कुमकड़ी का जो इलाका है, ये यहाँ से हाईहामा सेक्टर के इलाके में पड़ता है और बताया जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी और उसमें ये सूरत देखने को मिली। फोर्सेज ने यहाँ से बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद जब्त करने का दावा किया है। लेकिन आपको नाज़रीन, जम्मू का आपको राजौरी का वाक़ा याद होगा। राजौरी में इस साल यानी साल 2023 के पहले दिन ही वाक़ा पेश आया था, दिलदोज वाक़ा पेश आया था और मिलिटेंसी के कार्रवाई में 7 लोग मारे गए थे। पहले गोलियां चली थी, उसके दूसरे दिन आईडी लगाई गई थी और वो भी ट्रैप करते हुए वो सब कुछ हुआ था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इंतजामिया ने वो मामला NIA को सौंपा था और NIA की उस पर कार्रवाई बराबर जारी है। NIA ने आज भी राजौरी के ऊपरी इलाके गुराज के इलाके में छापेमारी की और NIA की इस छापेमारी में बताया जाता है कि अब तक कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये भी माना जा रहा है कि आज की इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को कुछ और घरों की तलाशी ली गई और इस तलाशी के बाद माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है। ये सियासत नहीं बल्कि सूरत-ए-हाल से बाखबर आपको रखने की हमारी कोशिश, लेकिन सियासत से भी बाखबर करें, क्योंकि सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला के हवाले से खबर आई कि वो आज खित्ते लद्दाख का दौरा करे और उमर अब्दुल्ला ने सुबह सुबह खित्ते लद्दाख के हवाले से अपना ट्वीट भी जारी किया। उमर अब्दुल्ला जब लद्दाख पहुंचे तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे देखते ही उमर ने तस्वीर ली और तस्वीर को सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए बताया कि कुछ बताया जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और दावा भी किए जा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म की गई है। कुछ ने, उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कुछ तो बता रहे थे कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और उसमें बीजेपी के एक लीडर का नाम भी उन्होंने लिया। लेकिन उनके अल्फाज के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है, पायंदा है और ये उनके दिलों में आसी रहेगी। उमर अब्दुल्ला करगिल पहुंचे तो वहां उनका वालिहाना इस्तकबाल भी हुआ। उमर अब्दुल्ला के इस वालिहाना इस्तकबाल में उमर अब्दुल्ला के साथ आगा रूहुल्लाह भी थे और किसी ज़िले से बाहर आगा रूहुल्लाह का 5 अगस्त के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी जलसे में जाना आज पहली बार हुआ था कहीं, क्योंकि कई बार ये बताया और ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि शायद आगा रूहुल्लाह सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आज उनका वहाँ पे पहुँचना खुद बयान कर रहा था कि सियासत है और सियासत में वापसी भी हो सकती है। तहम वापसी की बात की तो उमर अब्दुल्ला ने भी की और उमर अब्दुल्ला ने तकरीर में जब करगिल का नाम लिया तो करगिल को छोटा कश्मीर के नाम से याद करते हुए बताया कि करगिल है, छोटा कश्मीर माजी में था, आइंदा भी रहेगा। और ये भी कि इत्तेहाद की बात भी कर डाली। और कुल मिला के आपको बताते चले, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल के इंतखाबात भी होने जा रहे और लद्दाख करगिल में 4 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। कुल मिला के 85 उम्मीदवार हैं, 26 हल्के हैं और 85 उम्मीदवारों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के 22 हैं और यहाँ पे दूसरी जमातों के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या कुछ उस सब से निकल के आएगा ये तो वक्त बताएगा। ताहम उमर ने आज लद्दाख में झंडा भी उसे पिछले दिनों वापस मिला, आज उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डंडा भी गाड़ेगी। क्या कुछ बताया उमर अब्दुल्ला ने, जरा सुनिएगा। लद्दाख से NC को खत्म करने की कोशिश जरूर की गई, दावा भी किया गया, यहाँ तक के जो आपका तो कम ही, लेकिन लद्दाख का जो मेंबर पार्लियामेंट है
उसने शायद ये तक कहा कि हमने हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान जो है इसको लद्दाख की सरजमीन से उखाड़ दिया है। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये निशान जो है यहाँ से जाने वाला नहीं है। उस एमपी को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये निशान जो है यहीं पे होगा, क्योंकि ये निशान जो है यहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई है। जहाँ तक आपने द्रास को छोटे कश्मीर के तरह कहा, आपने ये कहा कि इसको जाना जाता था। मैं कहता हूँ आज भी इसको छोटे कश्मीर के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। कोलिशन अच्छी बात है कि हम मिलके यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहाँ से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोलिशन के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात है ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो, उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता। ये उमर अब्दुल्ला का बयान लगा करगिल से, और माफ कीजिएगा हमने करगिल को छोटा कश्मीर की बात की, उमर अब्दुल्ला ने द्रास लफ्ज इस्तेमाल किया था। द्रास एक छोटा सा पड़ाव है, करगिल के रास्ते पे है और काफी खूबसूरत है द्रास का इलाका, और द्रास का तहजीब का तमद्दुन कुछ हटके भी है। और आपको याद होगा द्रास के पास वाले इलाकों में लोग अक्सर अपनी टोपी पे ताज भी पहनते हैं, वो फूलों का ताज होता है और वो एक अलग सी उनकी एक पहचान भी होती है। लेकिन पहचान की उमर अब्दुल्ला ने करगिल में बात की तो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया। महबूबा मुफ्ती ने वहीदुर रहमान पर्रा के हवाले से सुबह सुबह ट्वीट भी किया। आपको बताते चले वहीदुर रहमान पर्रा के करीबी हलकों ने आज बताया कि वो अपने वालिद को इलाज मुआवजे के लिए मुंबई यानी बम्बई शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के जमात साल लीडर हैं और पिछले साल ही उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। ताहम उन पर बताया जाता है कि उन्होंने अदालत में दरख्वास्त भी दी थी कि उन्हें अपने वालिद के साथ उसका इलाज मुआवजे के लिए मुंबई के अस्पताल जाने की इजाज़त दी जाए। ताहम अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा पर जम्मू कश्मीर को 1 साल तक छोड़ने की इजाज़त नहीं है। वहीदुर रहमान पर्रा पर जिस तरह हम पहले बताए यूएपीए के तहत पिछले साल मामला दर्ज था और इस वक्त वो जमानत पर है। और चलिए नाज़रीन, हम मंशियात की लगातार बात करते हैं और हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। मंशियात के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे जितना भी हो सकेगा, और हम आवाम के हर हल्के से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मंशियात मुखालिफ जो मुहिम हमने छेड़ रखी है, जो आपने छेड़ रखी है, जो पुलिस ने छेड़ रखी है, उसको कामयाब करें। और उसी मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत आज हमने यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, गुलिस्तान नेटवर्क ने पुलवामा में मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया और पुलवामा के डिग्री कॉलेज में मुनक्कद किए गए इस इनाम के दौरान कसम खाई गई, तौबा की गई और वादा किया गया। हमने वादा किया है बच्चों समेत मिलके, इंतज़ामिया समेत मिलके हमने ये वादा किया है कि मंशियात का जहाँ कहीं पता लगेगा, चाहे वो उसका सरगना हो या गुरखा हो, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। और इस हवाले से ना किसी को बख्शा जाएगा और ना ही मंशियात के मामलात में किसी शख्स का पर्दा किया जाएगा। और आज पुलवामा की इंतज़ामिया ने भी इस बात का यकीन दिलाया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के साथ साथ एसएसपी पुलवामा समेत कॉलेज, तुलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ अराकीन इलाका सब ने इस बात का अहद किया कि हम एक बंवर से गुजर रहे हैं, हम एक तूफ़ान से गुजर रहे हैं और इस तूफ़ान का मुकाबला हम कोई बांध के नहीं बल्कि लड़ के कर सकते हैं,
क्योंकि इस वक्त हमारी ये मौत व हयात का मसला है। आदाद शुमार भी बड़े खौफनाक हैं और उन्हीं आदाद शुमार के बीच में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम कसम खाएं और उस पर अमल करें कि मनशियात फरोश का हम सोशल बाइकआउट करेंगे। मनशियात फरोश को हम जीने का हक नहीं देना देंगे। अगर मनशियात फरोश जिंदा रहा तो सरकार की काल कोठरी में रहेगा, हमारे मुआशरे में वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे मासूमों का मुस्तकबल जो है उस पर नंगी तलवार लिए खड़ा है। पुलवामा में हमारी आज की तकरीर पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से लेकर दूसरे अहदेदारों ने यकीन जो दिलाया वो हम आपको दिखाते हैं। एनफोर्समेंट के साथ साथ जैसे हमारे स्पीकर ने बताया कि वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन अ ड्रग पेडलर एंड अ विक्टिम। इफ अ पर्सन फॉल्स फॉर इट एंड he or she is addicted, so as long as that person is not a drug peddler, so we must see that as a victim. So एक victim जब उसको हम treat करेंगे, then comes the rehabilitation and reintegration into the society. So in 3-4 stage में, as far as enforcement is concerned, it has been said, SSP साहब ने बताया कि हम जो drug peddlers हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। कहीं पे प्रॉपर्टी उनकी जो है उसका सीजर भी हुआ है और ये मुझे लगता है 100 मंशियात पर हमने हमारे साथ इंतज़ामिया ने, बच्चों ने, सब ने अहद किया, लेकिन श्रीनगर में भी आज मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम रखा गया था और श्रीनगर में आज बिलालिया में रखे गए इस प्रोग्राम के दौरान मंशियात और माहौलियात पर यहाँ पे अपनी तशवीश का इज़हार करते हुए मुआशरे के सभी तबकों को यकजुट होने की अपील भी की गई। बच्चों, बड़ों और मुआशरे के हर तबके को मुखातिब करते हुए आदाद शुमार के ज़रिए बताया गया कि आने वाला कल बड़ा खौफनाक हो सकता है और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आज और कल के बीच जो खौफनाक सांप की तरह खड़ा बैठा है उसको आज ही इंतज़ाम करना है। अपील करूंगा यहाँ उलमाए किरामों से कि वो इस बारे में कहें और इसको स्टडी करें कि ये किस तरह तेज़ी से ये वबा फैल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे ये जो सीनियर सिटीजन्स काउंसिल आई थी, इन्होंने भी अच्छे ख्यालात का इजहार किया। हमारे साइकिट्रिस्ट डॉक्टर मुश्ताक मरगूब साहब जो इसके हेड है, हम हमारे को सिखाएंगे किससे हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पर जब ये हालात हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कंसर्न है, लोग भी कंसर्न है, वालिदैन कंसर्न है, तो ये सारी आज बातें यहाँ पर हुई, किस तरह हम आगे इस मुहिम को चलाएं, किस तरह हम आगे मंशियात मुखालिफ जो रुझान है, जो अवाम में बेदारी मुहिम है, उसको और बेदार करें ताकि लोग मंशियात मुखालिफ रुझान लेके सड़क पे निकलें, बाज़ार में चलें और जहां मंशियात फ़रोश के बारे में जानकारी मिले उसकी पुलिस को ख़बर दें, मीडिया को बताएं, वीडियो उठाएं, तस्वीर लें और उसको वायरल करें ताकि ये मंशियात फ़रोश मुआशरे का नासूर है, बाहर निकलने के काबिल भी ना रह सके। ये मंशियात पर ख़बर। लेकिन आपको बताएं हमारी एक और परेशानी है, हमारे यहाँ हम मंशियात की बात करते हैं लेकिन हमारा एग्रीकल्चर कभी हालात की मार खा जाता है और कभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में दूसरे मसाइल आते हैं और इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो फिशरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा सकती है। और 2014 में वादी कश्मीर में अक्सर जगहों पे जो हमारे फिशरीज़ के पॉन्ड थे या फ़िश फार्म्स थे वो बहुत तबाह भी हुए थे। और आज स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मिंग कश्मीर फ़ारूक अहमद ने बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ और इंस्पेक्टर फिशरीज़ खालिद महमूद और दूसरे अफसरान के हमरा उन्होंने असर नौ इन फार्मों को शुरू करने की हिदायत भी दिए। उन्होंने बताया कि मछली पालन लोगों को रोज़गार का एक बड़ा वसीला है और सरकार ने मार्केटिंग का भी इंतज़ाम कर रखा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मछली फार्मिंग की तरफ अपनी तवज्जो राग़िब करनी चाहिए। बारामूला का मैंने तफसीली जायज़ा ले लिया, दौरा किया। मैं बेला फार्म जो हमारा 2014 में बुनियार उड़ी में है, वो 2014 के सैलाब से वो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो उसकी काम की शुरुआत हमने की है। उसमें 5 पेयर रेसवेज इस साल हम बनाने जा रहे हैं। वाटर चैनल उसकी
ख़त्म हो गई थी, वाटर चैनल को भी रेस्टोर किया है। पैदावार खासा अच्छा है इंशाल्लाह। मार्केटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ कुछ हमारे फार्मर्स हैं, उनने मार्केटिंग की कुछ इश्यूज़ उठाए मेरे साथ। मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान और दूसरे मुलाजिम साहिबान को हिदायत दी है कि किस तरह हम इन चीज़ों को टैकल करेंगे। मार्केट की हमारे आज के डेट में ट्राउट में कोई मार्केट की कमी है ही नहीं, सिर्फ इसको हमें एक सही दिशा देनी है। आगे के वक्त में, आगे आने वाले वक्त में जो हमें मार्केट की। चलिए, आपको हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की और कश्मीर की ट्राउट फिश दुनिया भर में मशहूर है। ख़ास तौर पे अगर आपको ट्राउट फिश खाने का बड़ा शौक़ है तो आप बांडीपुरा की इरन नाले की ट्राउट फिश ज़रूर खाइएगा। उसका अपना ही अंदाज़ है, अपना ही टेस्ट है। लेकिन बताएं, आपको टेस्ट आपके लिए हमारे पास अब तक में बराबर है और अब तक में टेस्ट में अभी और भी खबरें हैं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की जब बात करते हैं तो हमारे पास सरकार की स्कीमों को ज़मीनी सतह पे किस तरह से अमलाया गया है या जाता है, वो हम आपको बार बार आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं। और एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद हम अपने सेब की बात करेंगे। इस साल सेब पे बड़ी मार पड़ी, उस सेब की आगे क्या मार पड़ेगी या नहीं, वो हमारे पास खास प्रोग्राम में खास हिस्सा रहेगा, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। और चलिए नाजरीन, अब हम ब्रेक के बाद आपको हमने बताया था कि हमारे सेब को इस साल बहुत सी मार पड़ी। आपको याद होगा पिछले साल से लेकर उससे अगले साल तक सेब के हवाले से जम्मू कश्मीर से अच्छी खबरें आया करती थी और बताया जाता था कि मुल्क में सेब की जो कुल मिला के प्रोडक्शन है उसका 70% जम्मू कश्मीर से प्रोड्यूस होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सेब की ये सनत एक दलदल में फंसी हुई है। कभी शाहरा बंद होकर इसकी रग रग काट देती है, कभी कहा जाता है कि हिमाचल से लेकर अमेरिका तक का सेब जो मार्केट में लाया जाता है उसके बाद कश्मीरी सेब का बुरा हाल हो जाता है। और कश्मीरी सेब के बुरे हाल में ग्रेडिंग की बात भी की जाती है। साल 2002 में जो ग्रेडिंग नंबर 3 हुआ करती थी, यानी ए ग्रेड बी ग्रेड मार्केट में जाता था, सी ग्रेड को सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम नारिज की। तब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार थी और सरकार में सेब बाज़ाब्ता तौर पे सरकार खरीदती थी, कीमत मुकर्रर की गई, तब लगभग 3 रुपया कीमत थी और इस कीमत को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जूस इंडस्ट्री तक इस सेब को पहुंचाया जाता था, ताकि ये जो सड़ा हुआ सेब है, कोई किसान फ्रूट का ताजर जो है वो लालच में आके सड़े हुए सेब को उस पेटी में न डाल दे, ए ग्रेड में न डाल दे, ताकि वो भी ख़राब न हो जाए। फिर सरकार ने बीच में इस पर चुप्पी कर ली। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बार फिर सरकार को होश आया और सरकार ने एक बार फिर रेट इसकी बढ़ा दी और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कर दी। 3 साल पहले 5 अगस्त के बाद एक बार फिर सरकार ने वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को राइज तो किया, लेकिन आज की डेट में ये फिर बैठा हुआ मामला है। कहते हैं कि हिमाचल में 10 रुपये रेट दिया जाता है फी किलो का। कश्मीर के सेब का अब मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है, सी ग्रेड सेब का। और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है एक और तूफान से दो चार है। हमारे साथी फैसल ने आज मुख्तलिफ ट्रेडर से इस हवाले से बात की। हम सीधा फैसल के पास चलेंगे और फैसल से जानेंगे कि क्या कहता है ट्रेडर, क्या कहते हैं दुकानदार, और ये स्कीम कब से कब तक लॉन्च हुई, जारी रही, रुकी, नस फटी और उसके बाद ये सब कुछ ऐसा हुआ। फैसल से हम कोशिश करेंगे कि हमारा उनसे राब्ता हो और हम फैसल से जान पाएं कि क्या कहता है मार्केट और क्या कहते हैं ताजिर, और ताजरों के साथ साथ क्या है ज़मीनी सूरत-ए-हाल और इस हवाले से कहां तक पहुंचा हुआ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ताजरों से आपने बात की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात आपने की होगी, साफ जाहिर है। सी ग्रेड एप्पल की बात की होगी। ए ग्रेड बी ग्रेड तो ठीक है मार्केट में जाता है, सी ग्रेड के हवाले से क्या वही सूरत-ए-हाल है जो 2 साल पहले थी, या कुछ सरकार ने बदलाव किया है, या उस स्कीम जो लाई थी सरकार ने मार्केट में इम्प्लीमेंट हो रही है? देखिए सर, हम आपको याद होगा कि इस बार अगर मौसमी सूरत हाल देखें तो कुछ अच्छी खास नहीं थी फ्रूट के हवाले से, क्योंकि पहले तो मार्च तक थोड़ी बहुत गर्मी रही, उसके बाद मार्च से लगातार जून तक बारिशों का सिलसिला रहा और जून से लेकर अभी तक जो है शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक
अनकंडीशनल, हम कह सकते हैं अनइवन वेदर सिचुएशन यहाँ पे बनी थी, जिसके बाद जो सी ग्रेड माल है उसमें 40% का इजाफा हुआ, यानी अगर 100% माल है उसमें से 40% सी ग्रेड बना, क्योंकि अनइवन हम कह सकते हैं कि हेल स्टॉर्म भी बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से माल खराब हुआ, सी ग्रेड में इजाफा हुआ। हालांकि अगर ए ग्रेड माल इस वक्त कम ही है, उसकी रेट अच्छी आ रही है, लेकिन अभी जो गालिबन हमारे पास फिगर आ रही है करीबन 4000 मेट्रिक टन के करीब अभी सी ग्रेड माल यहाँ की मंडियों में पड़ा है, जिसका कोई खरीदार नहीं है। और अगर इसी के साथ हम अपने पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे कम प्रोडक्शन है पूरे सेब की, लेकिन वहां पे सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लगाई है, तो सी ग्रेड माल जो है सरकार खरीदती है, उसके बाद जूस फैक्ट्रीज को दी जाती है, जिसके बाद जो ग्रोवर्स वहां पे होते हैं उनको फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये स्कीम 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लॉन्च की थी, उस वक्त 5 रुपए दिए थे एक किलो को। उसके बाद जब एक बार फिर से मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आई तो एक बार फिर से ये स्कीम लॉन्च हुई थी, फिर 10 रुपए दिए थे 1 केजी का। लेकिन आज की आप बात करें, जब सत्यपाल मलिक साहब थे उन्होंने भी बाकायदा तौर पर फॉर्मली इसको लॉन्च किया था, कहा था कि हम भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ग्रोवर्स को देंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं वो जो इंटरवेंशन स्कीम है वो बंद हो गई है, और जो माल सी ग्रेड है वो अब बागबानों को या जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको बागों में फेंकना पड़ता है, या अगर कोई बेचता है तो उसकी लाइफ सिर्फ पंजाब तक रहती है, हरियाणा तक रहती है, हरियाणा से आगे वो माल जो है नहीं जाता, जिसके बाद इस फ्रूट ग्रोवर को जो है काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और जो पैसा उसने उस बाग में लगाया होता है वो भी जाया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फैसल एक सवाल है, हर आदमी लालची होता है, इंसान के नफस के साथ लालच जुड़ा हुआ है। कुछ ट्रेडर्स ये तो नहीं कर रहे हैं या ग्रोवर्स ये तो नहीं करते हैं कि अच्छा ए ग्रेड बाल में सी ग्रेड वाला भी साथ में एक दाना डाल दिया, इस सोच के बगैर कि ये सी ग्रेड वाला उनके सारे ए ग्रेड को खराब कर देगा। कुछ ऐसा भी तो नहीं होता, क्योंकि माल पड़ा रहा तो लालच भी आ जाती है। नहीं, आपको मैं बता दूं कि जो डाटा हमारे सामने आया है कि वो 4000 मेट्रिक टन इस वक्त मौजूद है, जिसका कोई खरीदारी नहीं है। ये कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि नहीं, सी ग्रेड माल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ए क्लास माल जो आज कश्मीर का है वो बड़ा अच्छा इस वक्त जा रहा है, कम माल है लेकिन रेट जो है वो काफी ज्यादा अच्छी इस वक्त मार्केट में देखी जा रही है। वही सी ग्रेड माल जो है वो अब कहीं ना कहीं सड़ रहा है, वो अब जैसे ही खराब हो रहा है, और आगे अगर भेजा भी जाता है मंडियों में तो उसका कोई दाम ही नहीं आता है, उसके अपने पैसे भी नहीं आते, जिसके बाद ग्रोवर उसके साथ डीलर जो उनको भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना जो है करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार जहां अगर एक तरीके से आप देखें अमेरिकन एप्पल से ड्यूटी हटाई जा रही है, ईरानी से अफगानिस्तान के नाम से लाए जा रहे हैं जिन पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं वो सेटबैक तो ऑलरेडी यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्रीज को है। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू नहीं हो रही, एक सी क्लास माल नहीं बिकता, ये भी एक सेटबैक है। और आपको ये भी बता दें कि करीबन अगर हम अंदाजा लगाए तो 30 से लेकर 35 लाख फैमिली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेब सनत के साथ वाबस्ता है, जिनका रोजगार चलता है, जिसकी रोजी रोटी चलती है। और उसके साथ साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर की जीडीपी है उसमें भी करीबन 1500 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस सेब इंडस्ट्री से होता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इस आने वाले सालों में ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम नहीं लगाई गई या जो अमेरिकन पुलिस विदाउट ड्यूटी यहाँ पे चलिए, ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपके साथ दूसरी खबर के लिए भी हम जोड़ेंगे। आज भी जो हमारे वादी कश्मीर में जो सरकार के दाने दाने के नहीं बल्कि सरकार की उस वजीफे के मोहताज है उनको नहीं मिल रहा है, उस खबर पे भी आपके पास आएंगे। लेकिन उसके साथ बताएं आपको कि बहुत शुक्रिया फैसल मुझे ज्वाइन करने के लिए। चलिए देख रहे हैं आप अब तक सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से सेब की हमने बात की, लेकिन इस सेब को पहुंचाने के लिए मंडियों तक रोड पे अगर किसी का काम है, किसी का नाम है और वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। और बारामूला के ARTO मुअज़्ज़म अली ने आज बारामूला में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर जो मुअज़्ज़म अली हैं उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया, जिसमें सोपोर और बारामूला के आसपास के इलाकों से ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। और मुअज़्ज़म ने इस प्रोग्राम का यही मकसद बताते हुए बताया कि लोगों को बेदारी फैलाना प्रोग्राम का मकसद है उनका। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि आज की तारीख में सरकार ने अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर रखा है, इसलिए लोगों को ट्रांसपोर्ट के ऑफिस RTO ऑफिस आने के बजाय अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे सिस्टम को देख भी अपग्रेड भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट MVD डिपार्टमेंट ने कुछ नई सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च की और साथ में कुछ फेसलेस सर्विसेज, कुछ बहुत सारी सर्विसेज जो ऑनलाइन अवेलेबल थी लेकिन उनको फेसलेस बना दिया गया।
तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और ड्राइवर हजरात जो थे यहाँ पे, जिनको आपने देखा, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था हमारा कि हम उनको अवेयर कर पाएँ उन एक्टिविटीज़, उन सर्विसेज के बारे में, ऑनलाइन सर्विसेज और फेसलेस सर्विसेज के बारे में। तो जैसा कि आप भी मौजूद थे, आपने सुना, तो उनकी खबर बारामूला की। ARTO मौज़म ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की, लेकिन बारामूला की ही खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं, जो कश्मीर में मुलाजमत कर रहे हैं, कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स, उनके लिए बारामूला ट्रांजिट कैंप का आज रिलीफ कमिश्नर के सिद्धा ने आज दौरा भी किया। और इस दौरे में के दौरान बारामूला के खुजबाग में उन्होंने जो ट्रांजिट अकोमोडेशन कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए है, उसका जायज़ा लिया। बताते चलें, सरकार ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाने का सिलसिला शुरू किया है। और के सिद्धा ने आज बारामूला में मुलाजमीन पर और इंतजामिया मुतलकीन पर जोर दिया कि वो इस काम में सूरत लाएं। ट्रांजिट कैंप की इनाग्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब ने अप्रैल में की है। उसके बाद से कुछ इश्यूज़ है यहाँ पर, जैसे PHE पानी का है और एक्सेस है यहाँ का, जो मेन एक्सेस है उसके इश्यूज़ हैं। तो आज हम यहाँ पर इसीलिए स्टेटस देखने आए थे कि कितना जल्दी हम हमने जो कैंप में रह रहे हैं यहाँ पर, उनको कितना जल्दी हम यहाँ पर इनको शिफ्ट कर पाएंगे, ताकि इनको एक अच्छी एकोमोडेशन में ये रह पाएंगे, क्योंकि आगे विंटर्स भी आने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और कुछ चीज़ें अभी जिनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, वो हम जो कंसर्न अथॉरिटी जो सुपीरियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं RNV PHE की, उनके सब टेकअप करेंगे। और आई एम होपफुल कि जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें इन प्लेस होगी। अलॉटमेंट हमने कर दी गई है, अलॉटमेंट वी हैव ऑलरेडी डन द अलॉटमेंट्स। 192 जो है फ्लैट्स जो है एज पर गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया के हिसाब से हमने अलॉट कर, अभी नहीं शिफ्ट हुए हैं। जो पानी का काम है उसमें 2-4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद जैसे ही होगा तो इंडिविजुअली देन फिर मिल रहे हैं उनसे, अभी तो आए हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे। दे आर इन रेगुलर इन टच विद अस। के सिद्धा रिलीफ कमिश्नर बारामूला में। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बारामूला से लेकर श्रीनगर तक, और कहते हैं कि खन्ना बल से लेकर खादिन यार तक सरकारी मुलाजमीन का वाबिला जारी है। और श्रीनगर में भी आज जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम के दौरान सरकार के सामने मामला भी रखा, नारेबाजी भी की। और नारेबाजी के साथ साथ जो पार्ट टाइम डिलीवरीजर्स हैं या RG डिलीवरीजर्स हैं, और सब के सब सीनियरिटी लिस्ट के मामले को सामने रखे हुए थे। और ये बता रहे थे कि 20 से 25 साल हो गए हैं उनको, वो एक मामूली तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और उनका मुस्तकबल फंसाया है सरकार ने, इसकी अपनी सरकार की नाकस पॉलिसियों की वजह से। मैं सुभाष लांबा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज ये हमारी J&K नॉन गजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का 3rd स्टेट डेलीगेट कॉन्फ्रेंस है। और इसमें जो जम्मू कश्मीर के यहाँ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ के मसले हैं, टाइम पे सैलरी नहीं हो रही, 10,000 से ज़्यादा डेली वेजर कर्मचारी 20 साल से काम कर रहे हैं, जिनको रेगुलर हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इवन देन रेगुलर एम्प्लॉयज़ को भी समय पर वेतन नहीं है। 2021 में एग्रीमेंट हुआ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। प्रमोशन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल उसको धत्ता बता दिया जा रहा है, प्रमोशनें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये मुलाजमीन की बात। लेकिन आपको बताएं, हमारे माहौल पे हमें साफ नज़र रखनी है। और माहौल हमारे यहाँ आसपास का माहौल और हमारे यहाँ माहौलियात का मामला भी है, और उन पे नज़र रखने के लिए हमें इससे जितना कुछ हो सके हमें वो करना चाहिए। और कुपवाड़ा, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के जांगली में भी आज महकमे जंगलात और महकमे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और कामराज डिवीजन की जानिब से एक माहौलियात के बचाव के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मोहम्मद सरवर शाह मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात के मुलाजमीन के अलावा स्कूली बच्चों और मुकामी आबादी भी शामिल रही। और प्रोग्राम में स्कूली बच्चों से लेकर आम आदमी ने माहौलियात के बचाने के हवाले से मुहिम की बात करते हुए बताया कि अवाम में बेदारी की ज़रूरत है, और शजरकारी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी है। और साफ़ सफाई के लिए हमें अपने आप को मुहैया रखना पड़ेगा। आपको बताते चलें, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के जंगलात और वादी लोलाब के दौदार और फिर वादी लोलाब में अंदर बुका कायरवन, ये वो मकामात हैं
जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि पैराडाइज विद इन द पैराडाइज, जन्नत के अंदर जन्नत। और वादी लोलाब के अंदर वो कायरवन में अगर नहीं गए हैं तो आपने दुनिया ही नहीं देखी है, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। तो कायरवन भी जाइएगा, लेकिन सुनिएगा माहौल के हवाले से क्या बता रहे थे कुपवारा में आबादी। आप जानते हैं गांधी जयंती के हवाले से नेशनल लेवल के प्रोग्राम चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं कि हमने अपने माहौल को कैसे साफ़ रखना है, अपने कुदरती वसाइल का हमने रख रखाव कैसे करना है। तो इसी हवाले से आज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कामराज डिवीज़न, यहाँ पे ओपन एयर एक जिसे बोलते हैं नुक्कड़ नाटक के ज़रिए लोगों को एक मैसेज दी गई कि वो कैसे अपने इर्द गिर्द, अपने गिर्द नवा को कैसे वो साफ़ रखें। और साथ ही साथ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो जंगली जानवर के साथ आज तसादम आ रही हो रही है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये आज की तारीख का बड़ा मामला भी है। और हमारे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ जुड़े लोग हैं और हमारे वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े जो लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि कहीं न कहीं इंसानी जानों का इतने जाने और मामलात को लेकर ज़ाया हो रही है। अब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में भी ज़ाया ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसके लिए उन्हें तनदेही से काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको नाजरीन, हम और एक पहलू की तरफ लिए चलते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कल हमने आपको तकरीबात दिखाई और तकरीबात आज भी होती रही। कुंजर टंगमर्ग के दोबीवन के इलाके में आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शेखुल आलम स्कूल दोबीवन में एक नातिया मुशायरा मुनक्कद हुआ और मुशायरे की सदारत मारूफ शायर फयाज तिलगामी ने की। मुशायरे में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से शोरा ने शिरकत की और इस फोरम के सरप्रस्त सागर नज़ीर ने यहाँ मेहमानों का इस्तकबाल भी किया। नज़ामत के फ़राइज़ कलमकार तौसीफ़ रज़ा ने अंजाम दिए और प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और कश्मीरी ज़ुबान को उजागर करने के साथ साथ कश्मीरी ज़ुबान के दरपेश मसाइल के हवाले से भी बात की गई। पूरे आलमी इस्लाम में इस वक्त मिलाद की जो मजालिस हैं इनका इनेकाद पूरी दुनिया में हो रहा है और आलमी इस्लाम में बतौर ख़ासी हो रहा है। तो इस हवाले से इस तनाजुर में कल्चरल, अदबी, सकाफती मुशायरों का इनेकाद किया जा रहा है और सागर कल्चरल जो फोरम है ये एक नुमाइंदा तंजीम है ज़िले बारामूला की। तो ये भी आज के दिन के मुनासिबत से ये मुशायरा करी, नातिया मुशायरे उन्होंने बड़गाम से, श्रीनगर से, बारामूला से और इस्लाम अनंतनाग से, पुलवामा से शुरा लाए हैं। खुशी की बात है कि आज इस तंजीम सागर कल्चर फोरम चक्कर पटन की तरफ से एक नातिया महफिल का एहतमाम किया गया है। ज़्यादा खुशी होती है कि ये सिनफ जो नातिया सिनफ हमारी बहुत कम थी। कई साल से कई अंजुमनों ने। चलिए अगली खबर हम खित्ते डोडा से आपको लिए चलते हैं। बाबा फरीदुद्दीन का उर्स भी डोडा के इलाके में मनाया जा रहा है, लेकिन आज कह सकते हैं हम कि क़यामत सुग़रा भी वहाँ पे पैदा हुई। खबर ये आई कि दो भाइयों के दरमियान ज़मीन के एक मामूली टुकड़े पर झगड़ा हुआ और फिर उस ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से, झगड़े की वजह से एक भाई ने दूसरे भाई को उसी ज़मीन में उसके लिए जगह कर दी। महकमे तालीम का एक मुलाजिम और दूसरा जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO और दोनों भाइयों के दरमियान जब बात ज़मीन के टुकड़े को लेके आगे बढ़ी तो फिर लठ चले और लठ चढ़ते ही एक भाई उससे शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ। उससे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम रास्ते में ही वो दम तोड़ बैठा। हमारे साथ वसीम गतू डोडा से इस वक्त बराह रास्त। बहुत शुक्रिया वसीम। कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन तो हुआ करता था, लेकिन कज़िया ज़मीन में खून बर ज़मीन हो गया है। भाई और ने भाई का खून बहाया है। इतनी ज़मीन जायदाद इतनी ज़्यादा थी कि भाई ने भाई का खून बहाया। खून नहीं, खून का कत्ल किया। जिस तरह सब जानते हैं कि आज सुबह से ये खबर गश्त करती है और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे ये कुंतों का इलाका है और दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कुछ महीने पहले इंसिडेंट इस तरह का हुआ था। एक शख्स ने दूसरे शख्स का कत्ल किया था और ऑनलाइन वो आया था, फेसबुक पे उसने कत्ल किया था। मगर अब जो ये सुबह में 9 बजे के आसपास से खबर मिली कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया। जो छोटा वाला भाई है उसने बड़े भाई का कत्ल किया। और पूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा, इम्तियाज अहमद जो SPO था पेशे से और नजीर अहमद इनके वालिद साहब का नाम है। जो दूसरा भाई जिसका कत्ल हुआ है इश्तियाक अहमद जो पेशे से टीचर था और आपसी झगड़ा काफी अरसे से इनका था और वहां पे
पुलिस के पास भी इस तरह की इत्तला थी कि वहां पे इनको आपसी झगड़ा चल रहा था। गांव के अंदर अक्सर आप देखते हैं इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के मामले सामने पेश आते हैं, लड़ाई झगड़े जमीनों को लेके होते हैं। और आज सुबह ये वहां पे फिर गए थे, उसी मामले को सुलझाने गए थे या बाकी सारी बातें वहां पे करने गए थे। और वहां पे जब आपसी झगड़ा इनको हुआ, तलबबाजी काफी ज्यादा हुई, तू में काफी ज्यादा हुई, तो फिर हाथापाई पे बात आ गई। और जो एसपीओ है इम्तियाज अहमद, इसने अपने भाई को जो है जख्मी किया। उसके बाद उसको वहां पे जो बुंदों में हॉस्पिटल है वहां पे उसको भर्ती कराया गया, मगर काफी ज्यादा शदीद जख्मी था वो। उसके बाद मेडिकल कॉलेज डोडा जब उसको पहुंचाने की कोशिश की तो आधे रास्ते उस शख्स ने अपना दम तोड़ा। तो हमने जब पुलिस से बात की, जो एसएसपी डोडा है, उनने पूरी जानकारी हमें दी, बताया कि अभी तक 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। जो एसपीओ है उसको भी हिरासत में लिया है, जो उसकी वाइफ है उसको भी अभी तक अरेस्ट किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल लगातार जारी है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया, अफसोस भरी खबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। वसीम हमें ज्वाइन किए हुए थे और ये डोडा के इलाके से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। और डोडा के बाद हम रुख करेंगे जम्मू का, और जम्मू के बस स्टैंड का। जम्मू का बस स्टैंड जहां से पूरे मुल्क के लिए गाड़ियां चलती है, बस सर्विस चलती है, कश्मीर के लिए भी चलती है। और आम आदमी जब कश्मीर का जम्मू में होता है तो सीधा बस स्टैंड जाता है। लेकिन बस स्टैंड के बाहर खड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस का बैरियर है, ये किस महकमे का बैरियर है, ये आवाम के लिए मुश्किलात का सामना खड़ा करना पड़ रहा है। और फिर इस बैरियर की वजह से बताया जाता है कि न लोग वहाँ जो बस स्टैंड में जा सकते हैं, न ट्रांसपोर्ट चल सकता है। और यूँ जम्मू के ताजर जो इस बस स्टैंड के आसपास के ताजर हैं वो बता रहे थे कि हमने तो बड़ा पैसा लगाया बिजनेस के लिए, लेकिन एक डंडा, और इस डंडे ने हमारा काफिया तंग कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। इस एक डंडे को हटाने के लिए लगाया तो इंतज़ामिया ने है, लेकिन कब का लगाया वो शायद लगा के भूल ही गए कि ये हटाना भी कभी था। रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से हमारे जो जेडीए डिपार्टमेंट है उनके आगे भी अपील करना चाहूँगा, और जो हमारे डीसी साहब जम्मू हैं उनके आगे भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो जब बस स्टैंड बना था तो ये बस स्टैंड इन्होंने बनाया था कि ये रास्ता बनाया था कि जो बस है, जो जिसने बारों बार जाना है वो बस इधर से आ जा सके, और लोग जो भी हैं वो पैदल आ जा सके। किसी ने उधर जाना है तो उनके लिए ये रास्ता बनाया था। तो अभी 1 साल होने को है, कुछ लोगों के शरारती तत्वों के वजह से उन्होंने पता नहीं डिपार्टमेंट को कोई गुमराह किया होगा, और उसकी वजह से उन्होंने इधर ये बैरियर लगा लिया है। आप जो देखें कि बिल्कुल ही कोई बंदा इधर पैदल भी आ जा नहीं सकता है। और पता नहीं डिपार्टमेंट ने ये क्या सोच के ये किया है, इससे लोगों की आवाजाही से सभी लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को भी फ़र्क पड़ रहा है। किसी ने उधर से बस पकड़नी हो शार्ट में तो वो इधर से जा नहीं सकता है, वो इधर से सीढ़ी, वो उधर से जा नहीं सकता, ये इधर से जा नहीं सकता। और आने और जाने के लिए एक डंडा, सरकार का लगाया हुआ डंडा, परेशानी का सबब है। ये परेशानी जम्मू में है, लेकिन कश्मीर में उन बुजुर्गों को परेशानी है जिन्हें माहाना वजीफ़ा सरकार दिया करती थी। इस साल जनवरी से बच्चों को, लोगों को मुशायरा नहीं मिला है। उसकी सीधी वजह बताया जाता है, पिछली बार सरकार ने उन्हें बताया कि आप जाइए अपना फॉर्म वगैरह दोबारा ऑनलाइन करवाइए, तब कुछ बीच में परेशानी है, तब भी वाविला रहा। और ये जो है सोशल वेलफेयर महकमे के साथ जुड़े हैं। ज़रा हम फैसल के पास चलेंगे, और फैसल से हम सीधा बिना तस्वीर के, विजुअल्स के बगैर हम फैसल के पास चलेंगे और देखेंगे कि क्या है मामला। फैसल बताइएगा। फैसल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 फैसल, हमें बताइएगा, सोशल वेलफेयर में आज भी हमारे पास खबर आ रही है कि हमें बहुत सी खवातीन ने, बुजुर्गों ने बोला कि सरकार उन्हें कुछ पैसा दिया करती थी, इस साल जनवरी से नहीं मिला है। आपने इस खबर को फॉलो किया था, क्या निकल के आया? देखिए बिल्कुल सनम, ये मसला तब से चल रहा है जब आपको भी याद होगा कि जब विंटर्स में बुजुर्गों, बच्चों और विंडोज को लाइनों में खड़ा करके ऑनलाइन फॉर्म लाने के लिए कहा गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा गया था, और कहा गया था कि आप सुगम पोर्टल जो है आप उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद ही आपको ये वजीफा मिलेगा। क्योंकि माना जाता था कि इसमें काफी ज्यादा दांजिया हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों का ये हक था उनको नहीं पहुंचता था, यानी वो लोग भी इसमें ऐड हो जाते थे जो इनकी एज नहीं होती थी, जो कि विंडोज नहीं होते थे, या जो डिसेबल नहीं
होते थे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप था अगर स्ट्रीमलाइन करना था। लेकिन आपको बता दें फरवरी से लेकर अभी तक लोगों की लगातार शिकायतें हैं कि हमें ये फंड नहीं मिलता है। हमने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से भी बात की थी, हाल ही में हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है शीतल नंदा जी, उनसे भी कहा था, लेकिन दोनों ने कहा कि फंड आ रहा है। तो हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जुलाई के महीने में हमने जम्मू कश्मीर बैंक को कहा कि आगे आप एक पोर्टल बनाइए, पोर्टल बनाने के बाद वन टाइम आप एक ट्रांजैक्शन तमाम अकाउंटों में करेंगे, और जितने भी एप्लीकेशंस आई थी उसको वेरीफाई किया गया था। और कुछ ऐसे भी फॉर्म्स थे जिनमें कुछ करेक्शन आए थे, अकाउंट नंबर गलत हुआ था, आधार नंबर गलत हुआ था, नाम गलत हुआ था, उनको हमने वापस किया था रिवेरिफिकेशन कराने के लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि लगातार हम हर रोज 20-20 हजार जो फॉर्म्स हमारे पास आते हैं वो हम उनको फंड भेजते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन लोगों की लगातार शिकायत है, हमारे पास भी करीबन कई ऐसे कॉल्स आए या कई लोगों ने हमें कहा कि जी फरवरी से हमारा जो फंड है वो नहीं आ रहा है। खासकर डिसेबल लोग जो है जिनको 1000 रुपए महाना मिलता था, हालांकि उनकी डिमांड कई सालों से थी कि ये 3000 किया जाए क्योंकि उनकी वो डिसेबल लोग है। लेकिन एक तो वो उसमें इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा, वही अब जो 1000 रुपए मिलता भी था ये भी अब फरवरी से उनको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये विडोज है या इसके साथ साथ जो ओल्ड एज है या डिसेबल्ड पर्सन है, ये आज भी मुश्किलातों से दो चार है, और जो महाना इनको 1000 रुपए मिलता था वो भी आज अब इनको नहीं मिलता। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम जी हर एक के अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि फरवरी से हमें ये ओल्ड एज फंड नहीं मिला। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर लोग कहते हैं कि हमें नहीं आया तो किस तरीके से अब सरकार कहते हैं कि हम फंड डाल रहे हैं। यार इतने लोग तो यहाँ पे नहीं है कि 8 महीने लगेंगे इन सारों के अकाउंट में पैसे डालने। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ टेक्निकल इश्यूज है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या इसमें, या कुछ पैसे ट्रांसफर करने में, या तो उनको क्लियरली कहना चाहिए कि जिनको हमें देने थे उनको हमने दिए हैं, या अगर जिनको अभी तक पैसे नहीं आ रहे उनको भी बोलना चाहिए कि आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है या आप इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंतजार खत्म करेंगे। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजह, क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए फैसल बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि हज़रत नांगा बाजी की साहिबजादी और सैयद जमात अली शाहीन की अहलिया सईदा बीबी, तस्वीर आपको बताएं लार गांदरबल की हम दिखाएंगे। और लार गांदरबल में आज नांगा बाजी मरहूम जो मलंगाम से जिनका ताल्लुक है उनकी साहिबजादी और सईद जमात अली शाहीन की अहलिया सईदा बीबी आमिना की आज पहली बरसी के मौके पर लार गांदरबल में एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया था और मरहुमा की पहली बरसी पर उनकी खिदमात को याद करते हुए उनके आला जन्नत मुकाम की दुआ भी की गई। तो चलिए ये था हमारा आज का अब तक का शुमारा। आज के अब तक के शुमारे में बस इतना ही। जिंदगी रही ऊपर वाले ने चाहा, सोमवार को आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, मेरे साथ रहे मुदस्सिर खान, साहिल मजीद और ज़हूर अहमद। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फी अमानिल्लाह। स्वच्छता पखवाड़े मिंगना सक्चिक सोंसे करगिली मल्सिमल्ला रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिली फोक्सना अक्टोबरी चिगा मोतुगी बजर ट्रिका घंटा चिगी मिंगना महात्मा गांधी अर्थ सांलुक्सी बल्टन फ्रोचुचैन